महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। एक्चुअल में जो महाराष्ट्र के मुख्य डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बिल टेबल किया है विधानसभा में, और ये बिल जो है महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल है। इस बिल के चलते एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और इस बिल का रीज़न लाने का ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल की जो समस्या है वो तेज़ी के साथ बढ़ी है और उस समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र को एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल की ज़रूरत है और ये बिल लाया गया है। हालांकि जो अपोजिशन है वो इस पर सवाल उठा रहा है, सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से सवाल उठे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स और मीडिया के तमाम जो जानकार हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जब महाराष्ट्र अगले 3 महीनों में चुनावों में जा रहा है तब एक ऐसे समय पर महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल को लाया जाना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वहाँ पर यूएपीए जो कि सेंटर और स्टेट दोनों में लागू होता है, एक कानून वहाँ पर ऑलरेडी कम्प्रिहेंसिव कानून जो है लागू है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में मकोका का भी कानून है जो कि महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करता है, उसके लिए ये स्पेशल कानून वहाँ पर लाया गया था 1999 में। लेकिन उसके बाद अब ये एक बिल और लाया जा रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या कारण हो सकता है लाने का। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो नक्सलिज्म की समस्या यकीनन महाराष्ट्र में रही है, लेकिन उसको अर्बन नक्सल के लिए एक अलग से कानून को लाया जाना, क्या ये समय की मांग है और क्या ये टाइमिंग जो है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनावों के परिणाम आए हैं, या वहाँ का जो ओपिनियन पोल आ रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का जो ये बिल है इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव हो सकते हैं, इसी को हम इस पूरे वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी डाइव इनटू द मैटर। पहले हम कुछ बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक बार बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके लिए पूरे मैटर को समझना आसान हो जाएगा। पहले हम यूएपीए को थोड़ा सा समझेंगे और बाद में मकोका को समझेंगे और फिर लेटर ऑन हम फिर इस बिल की यूटिलिटी जो है, इसका जो औचित्य है, इसकी जो उपयोगिता और उपादेयता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे और क्यों सवाल उठाया जा रहा है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या इस तरीके के कानूनों का होना ज़रूरी है? क्या ये हमारी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और आजादी है, क्या ये कम उससे नहीं होगी? और क्या देश में ऐसे कानूनी की जरूरत है और क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? ये सारी चीजें हम वन बाय वन समझने की कोशिश इस वीडियो में करने चल रहे हैं। अगर हम यूएपीए की बात करें, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 का लॉ है, 1967 में आया था और इस एक्ट को हम कॉम्प्रिहेंसिव लॉ कह सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, उनसे लड़ने के लिए इस कानून को लाया गया। फिर अगर हम देखें तो टेररिज्म, आतंकवाद, और खास करके अगर हम देखें कि 90s के बाद जिस तरीके से टेररिज्म बढ़ा, उससे निपटने के लिए यूएपीए एक बहुत बड़ा कानून बन करके सामने आया। इसके मिसयूज पर भी सवाल उठते रहे, लेकिन एक कानून देश में है टेररिज्म से लड़ने के लिए, निपटने के लिए। फिर एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अतिवादी संगठन है, और उसको भी यूएपीए के अंतर्गत लाया गया है। और ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो सारे लोग हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, इनके साथ पेनल्टीज इन पर हैवी लगाई जा सकती है, इंडिविजुअल्स पर लगाई जा सकती है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को या लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं या ऐसी एक्टिविटी में किसी भी तरीके से सहयोग करते हैं। और लेकिन ये जो यूएपीए आया, इसने सरकार को और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको पावरफुल बनाया है, उनका एम्पावरमेंट किया कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डिटेन कर सकते हैं लंबे समय के लिए विदाउट फॉर्मल चार्जेस। औपचारिक आरोप लगाए बिना भी उनको लंबे समय तक आरोपित किया जा सकता है, उनको हिरासत में लिया जा सकता है, लंबे समय तक रखा जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा सकता है। इसी तरीके से उनके जो मूवमेंट हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, देश से बाहर जाने पर उन पर रोक लगाई जा सकती है, उनका पासपोर्ट रखा जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट मूवमेंट पर रोक लग सकती है, इंटरसिटी मूवमेंट पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये एक व्यापक कानून है और जो उनके सपोर्टर्स हैं, अगर उनकी फाइंडिंग या किसी तरीके का असिस्टेंस वो देते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है प्रिवेंटिव एक्शन जो है लिए जा सकते हैं। और फिर इसमें एक जुडिशियल एंगल भी है, एक ट्रिब्यूनल है जो जिसकी हेडिंग जो है हाई कोर्ट के जजेस करते हैं, और वो हाई कोर्ट के जज के होने के चलते एक जुडिशियल ओवरसाइट भी है, ताकि अनलॉफुल अंडर जो यूपीए की एक्टिविटीज है उनको सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मकोका क्या है।
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका जो है ये 1999 में लाया गया और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए था। एक्चुअल में महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे, स्मगलरिंग थी, माफिया थे, लैंड माफियाज थे और उनके जो सिंडिकेट थे उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए 99 में लाया गया और इसमें टेररिज्म और नक्सलिज्म को भी जोड़ा गया। और साथ ही साथ इसकी जो पावर की बात की जाए तो ये स्टेट एजेंसीज को काफ़ी एम्पावर्ड करते हैं। इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी कॉल्स को जो है का इंटरसेप्ट किया जा सकता है। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी हो सकती है, लंबे समय तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। बेल की उनको ना मिलने पाए आसानी से, इस तरीके के प्रोविजंस भी किए गए हैं। और साथ ही साथ जो है ऐसे इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व हैं ऐसे सिंडिकेट के फंडिंग में या किसी तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट उनका मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में, वो सारे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और इनके खिलाफ एक मजबूत, एक कठोर निर्णय लिया जा सकता है। इनके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स के खिलाफ, टारगेटिंग देयर फाइनेंशियल, जो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है, क्राइम नेटवर्क है, उसको ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये दो कानून महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेड हैं और ये बड़े व्यापक कानून हैं जिसमें सरकार को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं नक्सलवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए, संगठित अपराध से लड़ने के लिए। फिर सरकार ने विधानसभा चुनाव में जाने से ठीक 3 महीने पहले क्यों एक ऐसा पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर के आ रही है? क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं? क्या मोटिव हो सकता है? इसी के चलते महाराष्ट्र में ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हुई है और इस पर अब अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि क्या वो डिसेंट की जो वॉइसेस हैं, जो अपोजिशन की वॉइसेस हैं, सरकार क्या उसका दमन करना चाहती है? और जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो नागरिक आज़ादी है, क्या सरकार उसको छीनना चाहती है? क्या सरकार ऐसे नियमों को ला करके लोगों की जो वैध मांगे हैं उनको कम कर सकती है? क्योंकि जो नया कानून लाया गया है महाराष्ट्र सेफ्टी बिल, उसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी व्यापक है, वाग्यू है, अस्पष्ट है, जिसके चलते ये सारे मसले और भी ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। हम थोड़ा समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जहां से इसके मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और जिसके चलते इस पर बहुत सारा सवाल उठाया जा रहा है। एक्चुअल में इस पूरे लॉ में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनका डेफिनेशन सही तरीके से नहीं किया गया है। एक तो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल हो सकती है, लेकिन कौन सी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी इसको बहुत ज्यादा क्लियर आउट नहीं किया गया है। और फिर अनलॉफुल एक्टिविटी, ये अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? क्या लोग अगर अपनी वैलिड डिमांड्स को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके पास असेंबली करने का, सभा करने का, अगर लोग कर रहे हैं, नागरिक समाज के लोग कर रहे हैं और सरकार उनको इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लेती है, डिटेन कर लेती है, तो क्या उनके नागरिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं होगा? क्या उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं होगा? क्या राजनीतिक दलों के नेता अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं उनको इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर लंबे पीरियड तक उनको पुलिस हिरासत में रखा जाता है? तो क्या ये सिचुएशन जो है उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करती है? सबसे बड़ा यही सवाल है और यही चीज जो है मिसयूज को आगे ले जाने के लिए मजबूर करती है कि क्या इस कानून का मिसयूज हो सकता है? क्या पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाने के लिए, जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको दबाने के लिए कानून लाया गया है? क्या जो एक्टिविस्ट हैं उनको दबाने के लिए लाया गया है? जो आम देश का नागरिक है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके खिलाफ ये कानून है? फिर अनलॉफुल प्रोटेस्ट क्या है? हम किस प्रोटेस्ट को लॉफुल मानेंगे और किस प्रोटेस्ट को अनलॉफुल मानेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी सरकार जो है किसी भी प्रोटेस्ट को लॉफुल डिक्लेयर कर सकती है और दूसरे को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। इसके लिए कहीं कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसके चलते इसके मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही नागरिक अधिकारों के ऊपर, जो हमारी सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, उसके ऊपर खतरे की तरह से आता है सामने, जो हमें चुनौती देता है एक नागरिक समाज को कि नागरिकों की सुरक्षा जो है, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है और जो लोकतांत्रिक उसके अधिकार हैं कहीं ना कहीं वो सीमित होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। उसका कैनवास जो है बहुत ही ज्यादा कम होता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब नागरिक समाज को ढूंढना है, देश को ढूंढना है, देश के बुद्धिजीवियों को ढूंढना है और देश के हर उस नागरिक को ढूंढना है। ये किसी एक राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज एक सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी। अगर कानून बन जाएगा तो इस कानून का दुरुपयोग होगा और आज कोई करेगा, कल दूसरा करेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है और ऐसी स्थिति में देश के नागरिकों का ही सबसे ज्यादा नुकसान और हनन होगा। अब
इसी के चलते अपोजिशन इसका अपोज कर रहा है और इसे ड्रैकोनियन लॉ कह रहा है। अब इस चीज़ को मोटे तौर पर समझ लेना है कि ये जो ब्रॉड डेफिनेशन है यही सबसे मेन प्रॉब्लम है और इसका समाधान सरकार को ढूंढना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी एनालिसिस में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 100% ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपके सामने एनालिसिस लेकर के आएँ, उसमें वस्तुनिष्ठता हो, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं हो, हमारा व्यक्तिनिष्ठ उसमें दृष्टिकोण नहीं आना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ हों, फैक्ट के आधार पर अपने एनालिसिस को लेकर के आएँ। और ये फैक्ट एक है कि जब 2 कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूएपीए और साथ ही साथ मकोका, तो क्यों नहीं सरकार के लिए बेहतर होता है कि वो इन कानूनों को ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू करती और ऐसे क्राइम जो नक्सल से जुड़े हैं, अर्बन नक्सल से जुड़े हैं, टेररिज्म से जुड़े हैं, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट से जुड़े हैं, उनके खिलाफ इसको बेहतर तरीके से लागू करके ऐसे क्राइम को कम करके लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है उसको बेहतर करती। एक तीसरा नियम ला करके कहीं ना कहीं तीसरे कानून के जरिए से कानूनी जो जटिलताएं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, लोगों के लिए न्याय पाना और दुर्लभ होता चला जाएगा। न्याय ऑलरेडी महंगा है और जैसे कहा जाता है कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। तो हमें जस्टिस को कोशिश करनी चाहिए कि समय के साथ मिले और अगर ये एक और कानून आएगा तो डेफिनेटली इसके चलते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, जटिलता बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जिस मकसद से ये कानून लाया गया है, जिस अपराधियों और अपराध को रोकने के लिए कानून लाया गया है, कहीं ना कहीं ऐसे अपराधों पर अंकुश लगने के बजाय उसको बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का उनको एक लूप मिलेगा, लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी। इस दिशा में भी इसे कानूनी दृष्टि से भी सोचना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से। और ये जो चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं जिसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको बेल आइकन को ऑन करना है, नोटिफिकेशन वाले आइकन को आपको ऑन कर देना है ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो समय से मिल सके। और कमेंट ज़रूर करिए, आप ज़रूर अपने व्यूज़ हमको रखिए और लॉजिकल वे में लेकर के आइए। आप हमें ट्रोल कर सकते हैं, डेफिनेटली यू हैव द राइट, लेकिन आप हमारे साथ कन्वर्सेशन करेंगे, हम आपका रिप्लाई देंगे और ताकि एक बेहतर समझ को बना करके देश को आगे 21वीं सदी में ले जाया जाए और एक बेहतर भारत, सुंदर भारत का निर्माण किया जा सके। थैंक यू सो मच।